गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हम लोग को पता है कि जो आपका पंचायती राज है ये आपका 2 अक्टूबर 1959 उस समय बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे स्थापित किया गया था। बट जब राजीव गांधी की बात हो रही है, एक बार इन्होंने प्रयास किया था 1986 में। तो उस समय जो समिति नियुक्त किए थे, उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय समिति के अध्यक्ष थे एल.एम. सिंघवी। कौन थे? एल.एम. सिंघवी थे। ठीक है, हालांकि अशोक मेहता का भी नाम आता है, लेकिन फिलहाल इस समय 1986 के समय कौन थे? एल.एम. सिंघवी। ये आप ध्यान में रखेंगे राजीव गांधी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन देख लें हम लोग। ऑप्शन है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। ये गलत है। 15 सदस्य नहीं, ये दोनों, पहला ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो है टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सूची मिलाने वाला। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 1956 सही है, सेकंड का सेकंड, यानी कि इन दोनों का है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 69 टू 74 से होगा। तो पहला का पहला भी सही होगा, तो बिल्कुल सही है, पहला का पहला सही है। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1992, ये गलत है, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। क्लियर, आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सेकंड नंबर, ये जो सी का 4 और डी का 3। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 था और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, हम लोगों ने अभी देखा था एक हमारे पास 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल का जो है, 1 वर्ष का प्लान चला था, पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। ये जो 1-1 साल का 3 साल चला था, इसी को हम लोगों ने रोलिंग प्लान कहा था। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जी मेडल द्वारा। किसके द्वारा? जी मेडल। जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुरनार मेडल है। तो गुरनार के नाम से लोग जानते हैं इनको, गुरनार मेडल है जिन्होंने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था विकासशील देशों के लिए। चलें, इंडिया में भी लगा था ये 2 बार। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो देखिए, नट पूजा है, चोंगली है, बिहू है, ये सभी असम राज्य से रिलेटेड हैं। बधाई आपका असम राज्य से रिलेटेड नहीं है। तो बधाई कहाँ से है? तो याद रखिएगा, बधाई है एमपी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो देखिए, आपको कह रहा है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पे दूरगामी कार्य किसने किया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या होगा? V.K.R.V. राव। कौन होंगे? V.K.R.V. राव ने नेशनल इनकम के बारे में काफ़ी कुछ थ्योरी दिया है उन्होंने, है ना। जब बात कर लें हम लोग भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में किन्होंने बताया था, तो वो दादा भाई नेहरू जी ने बताया था। ठीक है, अपने वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में भी उन्होंने बताया था, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकाधिकार का क्या अर्थ है? तो एकाधिकार का अर्थ है एक ही विक्रेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्रेता एक ही होना चाहिए, जिसके तहत वो क्या करेगा? मनमाने दाम लेगा, क्योंकि वो चीज़ और कोई बेच नहीं रहा है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो देखिए, हम लोगों ने 2 नाम सुना होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन सुना होगा और एक अब बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपका इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो देशांतर रेखा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी, 0 डिग्री, ये कहाँ से गुजरता है? ये ग्रीनविच मेरिडियम जो आपका यूनाइटेड किंगडम के आसपास है, इंग्लैंड के आसपास है। ठीक है,
और 180 डिग्री लाइन जो है जस्ट इसके विपरीत में होती है। 180 डिग्री लाइन जब लोग मैप की बात कर लें, इस मैप की बात कर लें, तो इंडिया क्या, इंडिया मान के चलिए यहाँ है एशिया के आसपास, यहाँ आपका जो है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन है यूके के आसपास। और 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है इधर और इधर पृथ्वी जुड़ा हुआ है, तो 180 डिग्री के पास यहाँ पर जो अलास्का का जो क्षेत्र है रसिया का, वहाँ या इस साइड भी आप कह लीजिए, यहाँ से आपका लाइन जो है इंटरनेशनल तिथि लाइन गुजरता है। हम लोग कभी मैप में देखेंगे तो आंसर क्या होगा, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री है तो ना तो पूर्वी है ना पश्चिमी है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो देखिए बोला ही जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, तो कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसके लिए है? सूर्य देवता के लिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? देखिए लास्ट सेट में हम लोगों ने पढ़ा था, व्याख्या करता है जब बात करेगा तो हमारा आर तक आ जाता है आर्टिकल ग्राम पंचायत के लिए 243 से 243 ओ तक, है ना। और जब निर्देश देता है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 40। वेरी गुड, आप लोग का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अवध राज को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया? तो देखिए ये भी आप लोगों को पता होगा, आई होप सो, जो फॉलो कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री अगर बहुत ध्यान से देखा होगा आपने तो आपको पता होगा कि जब बात विलय की जहाँ भी आती है तो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी को जानते हैं। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको, अवध को, अपने राज्य में मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किसको चेरी कहा था? ये याद रखिएगा, चेरी, है ना, जो खाने वाला चीज़ है, वो किसको कहा था? तो अवध को ही कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज को दुधारू गाय या चेरी की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, अवध के लिए ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तली की ओर गमन करना क्या कहलाता है? ऊपर से नीचे की ओर जो टूट कर गिरता है पत्थर वगैरह, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसी को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन, है ना। मिट्टी का टूटना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्यूर्टो रिको खाई, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं आप, है ना। ऑप्शन आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा, प्यूर्टो रिको खाई यानी ट्रेंच कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? वो है अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बुश वेल्ड घास स्थित स्थल पाए जाते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो वेल्ड घास है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन क्या है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में बुश बेल्ट घास पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे अंतिम ग्रह पहले जो था वो आपका क्या था? प्लूटो था। क्या था? प्लूटो। लेकिन 2004-5 के आसपास प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया? बौना ग्रह में शिफ्ट कर दिया। तो अब अगर हिंदी में बात करें तो अरुण और वरुण लास्ट में तो वरुण होगा, तो वरुण को क्या कहते हैं? वरुण को कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। तो लास्ट में इंग्लिश में यूरेनस और नेपच्यून होता है, तो नेपच्यून सबसे लास्ट में है। तो यही क्या है आपका सबसे दूर का ग्रह है, जिसको हम लोग क्या हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? ऑप्शन क्या है? गगन नारंग, विजेंद्र सिंह, विजय कुमार और सानिया मिर्जा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये जो बृहद्रथ है इसका दो जगह इतिहास में नाम आता है। एक आता है आपका मगध साम्राज्य का जो फाउंडर था वो भी क्या था? बृहद्रथ था। और साथ ही साथ मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहद्रथ था। ठीक है, चलें आगे। और इसकी हत्या करके कब? 185 BC में, है ना। 185 BC में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। याद रखिएगा, मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। चलें आगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन देखिए, मोरक्को, तुर्की, फ्रांस और मध्य एशिया। तो याद रखिएगा, इब्न बतूता आया था मोरक्को देश से। किस देश से आया था? मोरक्को देश से आया था। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, जब बात कर लेते हैं मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, मोरक्को की राजधानी है राबत। क्या स्पेलिंग है? RABAT। ठीक है, चलें। और जब बात करते हैं हम लोग इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता ने एक बुक लिखा जिसका नाम है रहला। क्या है? रहला। ठीक है, इसी में उसने क्या किया? आपने
इंडिया भारत यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है रेहला बुक में। चलें, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं? देखिए अभी एक नया टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स का है, मनी ऑर्डर, है ना। तो मनी ऑर्डर किसको कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा मनी ऑर्डर जो अर्थव्यवस्था है वो कहा जाता है यूके को, उत्तराखंड को। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं जहाँ अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो बाहरी स्रोत पे निर्भर करता है। बाहरी स्रोत का मतलब सिंपल समझिए, जहाँ एफडीआई की बात हो रही हो, ये तो फॉरेन से बात हो रही है, इसके अलावा भी कुछ फूड प्रोडक्शन है या और कुछ भी जो डिमांड होता है किसी स्टेट का, है ना, इकोनॉमी रन करने के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है, कोई राज्य अगर दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहते हैं मनी ऑर्डर राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो देखिए म्यांमार का धर्म के बारे में ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, तो आपको आइडिया लग जाएगा आंसर क्या होगा। आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक डैश थे, क्या थे? तो संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे, तो इतिहासकार भी होंगे, है ना। तो तीनों ऑप्शन मिलाकर क्या हो जाता है? ये तीनों। याद रखिएगा अमीर खुसरो, जिसको तोतोए हिंद बोला जाता था, वो जो है कवि भी है, संगीतज्ञ भी है और इतिहासकार भी है। तीनों आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो देखिए किसी न्यायालय द्वारा, सॉरी, क्या जारी किया जाता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में 32, है ना, और हाई कोर्ट के लिए 226। ठीक है, दो हो गया, दो जगह मेंशन हो गया। अच्छा, क्या जारी किया जाता है? उसको हिंदी में कहते हैं याचिका। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ देखिए इंग्लिश और हिंदी साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी को साथ लेकर चलें। जितना ज़्यादा आप खुद का डेवलपमेंट कर पाएँ उतना ज़्यादा आप अच्छा बेहतर फील करेंगे खुद को। तो याचिका का इंग्लिश होता है रिट। ठीक है, तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग रिट जारी करवाते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करके मौलिक अधिकार को लागू कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में मतलब एक साल में कम से कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तों से रहित हो जाता है? रहित होने का मतलब सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो पत्ते झड़ जाते हैं उसको कहते ही हैं हिंदी में पर्णपाती, है ना। तो कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो कहाँ के वन होंगे? वो वन को कहते हैं हम लोग पर्णपाती वन। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं आप, है ना। भद्राचलम है, चिदम्बरम है, हम्पी है और श्रीकालहस्ती है। तो जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो आपका है कहाँ? हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में। याद रखिएगा हम्पी में ये किस नदी के किनारे? हम्पी जो शहर है वो बसा हुआ है, तो हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, हम्पी निम्नलिखित में से किस के उत्तरी तट पे है? इसका आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा नदी पे होगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि हम्पी है कहाँ? तो याद रखिएगा हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन का भी आंसर आ गया साथ ही साथ, है ना, कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तर तट पे स्थित है? उत्तरी तट पे स्थित है, तो आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा होगा। क्लियर, 24-25 का आंसर आ गया। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों से ऊपर हुआ है? यानी सीधा सीधा कह रहा है कि गोलकुंडा जब आया था, मुस्लिम राज्य का जब उदय हुआ था गोलकुंडा पे, उससे जस्ट पहले जो है कौन सा हिंदू साम्राज्य वहाँ पर अवस्थित था, है ना। तो याद रखेंगे वहाँ पे कौन थे? वारंगल थे। ठीक है, किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल पे हुआ है। वारंगल वहाँ क्या था? एक साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस में आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? याद रखिएगा एक फारस से आने वाला एक हमारा आक्रमणकारी था। कौन था? अब्दुल रज्जाक। हम्पी का मतलब अभी हम लोग जान गए कर्नाटक, है ना। यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग था कौन? देवराय द्वितीय। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक जो कौन था? वो था देवराज द्वितीय। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा वेद शब्द का अर्थ शायद आप लोग को पता होगा, जल्दी से फटाक से लाइव चैट में देंगे। ऑप्शन है ज्ञान का रहस्य, आचार संहिता, ज्ञान और धर्म संहिता। आंसर है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। आपको पता है टोटल 4 वेद हैं,
और स्टार्टिंग किससे होता है? ऋग्वेद से होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। आंसर क्या होगा? सांभर झील राजस्थान में। कहाँ है? सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। और भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सांभर झील है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो देखिए आप, इसका आंसर आप लोग को पता होगा, 1948, 1853, 1875, 1880। इसका आंसर आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए हम लोग को पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील से के उत्तर में 80 किलोमीटर दूरी पर हिमानी से निकलती है। क्लियर? जब हम लोग बात कर लें ब्रह्मपुत्र नदी के, तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन जब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा वो 916 किलोमीटर है। कितना? 916 किलोमीटर। यानी आप अप्रॉक्स लगा लीजिए कि भारत में एंट्री करने से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को स्वतंत्र आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 सेट पहले बताया था कि 1942 के समय में जब काफ़ी सारे नेता लोगों को अंडरग्राउंड कर लिया गया था, है ना, नज़रबंद कर लिया गया था या जेल में डाल दिया गया था, उस समय एक फीमेल थी जिनका नाम था अरुणा आसफ अली। क्या नाम था? अरुणा आसफ अली ने अंडरग्राउंड रह के, यानी कि अंग्रेज़ों से छिपकर, है ना, ऑल इंडिया जो आपका ब्रॉडकास्ट है उससे आपके भारत छोड़ो आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। तो इसलिए उसी वजह से ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किनको जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। देखिए ताशकंद समझौता क्या था? तो 1965 के आसपास भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था, उसी के समझौते के लिए ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, और ताशकंद समझौता से रिलेटेड कौन है? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, है ना, और वहाँ ये समझौता हुआ, और समझौता के जस्ट अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, काफ़ी प्रेशर में थे कि उन्होंने जो जजमेंट लिया है वो जजमेंट सही है या नहीं है, और शायद ये एक वजह हो सकता है उनकी मृत्यु के पीछे का, है ना, हार्ट अटैक के पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्य का है? अवरोही क्रम का मतलब देखिए घटते हुए होगा, तो ये जो सिंबल दिया है ये सिंबल तो खैर गलत है ना, ये सिंबल का मतलब बढ़ता हुआ हो जाता है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन होता है, कोडेड इनइक्वलिटी रीजनिंग में पढ़ेंगे तो ये गलत है। अब बच गया ये दोनों, तो आपको कह रहा है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है वो मैक्सिमम जनसंख्या से कम की ओर जाएगी, है ना, एरिया वाइज में। तो हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व में पहला कौन सा है? बिहार है, दूसरा कौन सा है? बंगाल है, तीसरा आपका केरल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आमेर महल कहाँ स्थित है? तो देखिए आमेर महल कहीं राजस्थान में स्थित होगा, तो चारों का चारों ऑप्शन राजस्थान, सॉरी एक आगरा तो नहीं होगा। रेस्ट 3 ऑप्शन क्या है आपका? राजस्थान का है। तो आंसर क्या होगा? आमेर महल जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है, वहाँ क्या है? आमेर महल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, यानी कि आपको वहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है सिरस्का है, बांदीपुर है, मानस है और सुल्तानपुर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। याद रखिएगा आंसर क्या है? आंसर है आपका सुल्तानपुर संरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन ये है कि सुल्तानपुर किसके लिए है और कहाँ है? तो याद रखिएगा सुल्तानपुर एक झील अभयारण्य है, यानी कि यहाँ पक्षियों को कंसिडर करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ ये है कहाँ? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, क्लियर हो गया। सुल्तानपुर के बारे में एक झील अभयारण्य है, और झील अभयारण्य में जनरली पक्षियों को कंसिडर करते हैं रिजर्व में, और ये है कहाँ? हरियाणा में। अब बात कर लें हम लोग सिरस्का नेशनल टाइगर, ये जो आपका बाकी 3 है वो तो टाइगर रिजर्व है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो सिरस्का कहाँ है? तो याद रखिएगा सिरस्का है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और जब बात करेंगे मानस का, तो मानस कहाँ है? असम में है। मानस कहाँ है? असम में। और बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है,
हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फिर से एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर सुल्तानपुर होगा क्योंकि एक झील है। बांदीपुर कर्नाटक, सिरस्का जो है वो कहाँ है आपका, वो है राजस्थान में। और मानस कहाँ है, मानस है आपका असम में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ऑप्शन है सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा। आंसर क्या होगा, सिंगापुर होगा। कौन सा, PSLV C56 से 7 रॉकेट लॉन्च किया है किसका, जुलाई 2023 में, वो है सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। 38 कह रहा है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए भारत में प्रथम बार जो है वो हुनों का आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में। ऑप्शन देख लीजिए आप, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त और श्रीगुप्त। आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, है ना, भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, यूके में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा सागर नेशनल पार्क कर दिया गया है, या रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहली बार बनकर कब तैयार हुआ, तो 1936 में। कब तैयार हुआ, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखिए, इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन एकत्रित करना, यही होगा। उसका था कि मध्य जो एशिया है वहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य बनाया जाए, उसके लिए पैसे चाहिए थे उसको, इसलिए वो इंडिया आता था और लूट को यहाँ से सारा धन वापस ले जाता था। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, मध्य एशिया में साम्राज्य का निर्माण करना और उसके लिए धन एकत्रित करना। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, 17 बार, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है। देखिए आपसे बात कर रहा है तजाकिस्तान की राजधानी, तो आंसर क्या होगा, दुशान्बे होगा। क्या होगा, दुशान्बे होगा, ये ध्यान में रखेंगे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे। अच्छा, हम लोग को ये दो दिख रहा होगा, ताशकंद और बिश्केक। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ताशकंद के बारे में पढ़ रहे थे कि ताशकंद जो है वो समझौता हुआ है और उससे कौन रिलेटेड थे। आंसर था लाल बहादुर शास्त्री। मैंने आपको बताया था इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद हम लोग ताशकंद गए थे। क्वेश्चन ये कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। तो याद रखिएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कौन सा, उज्बेकिस्तान का राजधानी कौन सा है, ताशकंद है। अच्छा, यहाँ बिश्केक नज़र आ रहा है, बिश्केक भी किसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है। कुछ कुछ नेशनल जो आपका इंटरनेशनल जो कंट्री कैपिटल वो ध्यान में रखेंगे। अभी फ़िलहाल कह रहा है तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है। ताशकंद किसकी राजधानी थी, ताशकंद थी उज्बेकिस्तान की, यू कर लीजिए। और बिश्केक किसकी राजधानी है, बिश्केक है राजधानी किर्गिस्तान की। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो याद रखिएगा, जो जर्मनी बर्लिन में जो आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसमें टोटल 3 लोगों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। कितने लोगों द्वारा, 3 लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ लगाया गया था, यानी कि कॉफ़ी का बागान कहाँ लगाया गया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में है चिक मंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। आंसर क्या होगा, आंसर होगा पहला नंबर, चिकमंगलूर जनपद में। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है। तो देखिए, ओपियम का मतलब अफीम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। याद रखिएगा, जो लोकसभा के स्पीकर थे वही प्रथम स्पीकर थे, वही आपके संविधान सभा में जो विधायी जो कार्य था उसके भी अध्यक्ष वही थे, वहीं से फिर इनको उठाया गया। और क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हमारा पहला जो लोकसभा है वो संविधान सभा था, तो संविधान सभा के पहले स्पीकर, या कह लीजिए कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो आंसर कौन सा होगा, GV मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर।
प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी को जोड़ने यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से केन को जोड़ा गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना है। कौन सा है? केन बेतवा लिंक परियोजना है। ये कॉमन है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। तो ये है आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बेतवा होगा। बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो याद रखिएगा, निर्माणाधीन का मतलब निर्माण का कार्य चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि केन बेतवा दोनों नदी है कहाँ? तो याद रखिएगा, दोनों नदी है एमपी का, मध्य प्रदेश की दोनों नदियाँ हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम चल रहा है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो याद रखिएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको और लेब्राडोर, और यहीं पे आपका एस आकार का क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो ये दोनों किससे रिलेटेड होगा? ये दोनों रिलेटेड होगा अटलांटिक महासागर से। किससे? अटलांटिक महासागर से। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन सा है? याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश भारत है। कौन है? भारत है। अच्छा, ये कौन से नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाला है? तो याद रखिएगा, 71वां नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने जा रहा है। कहाँ? भारत में। और भारत सेकेंड टाइम इसका आयोजक बन रहा है। ठीक है, कितनी बार? दूसरी बार जो है भारत में मिस वर्ल्ड का ये जो कंपटीशन है वो होने जा रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये एकदम क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अब बात कर लें इसमें खिलाड़ी का नाम दे रहा है आकाश कुमार। ये जो है किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है कुश्ती, तलवारबाजी, निशानेबाजी और मलखम्ब। तो याद रखिएगा, ये जो है इनका जो गेम था ये था आपका तलवारबाजी। क्या था? तलवारबाजी में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, जब बात कर लें कि खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? फर्स्ट रैंक, है ना, ये बहुत जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसमें महाराष्ट्र, किसको? महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। अच्छा, यूथ गेम होता है तो एक और यूनिवर्सिटी गेम भी होता है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी गेम भी होता है। तो इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा, यूपी में होने वाला है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यूथ गेम कहाँ हुआ है? एमपी में हुआ है, जिसमें पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। और यूनिवर्सिटी गेम यूपी में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? यूपी में होने वाला है। ये आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है? SCO, याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। कहाँ है? बीजिंग, चाइना में इसकी राजधानी है। ठीक है, बीजिंग में। और बात कर लें SCO का जो अगला सदस्य है, और सदस्य संख्या भी आपको पता होना चाहिए। SCO का 9वां सदस्य कौन बन रहा है? 9वां सदस्य बन रहा है ईरान। कौन? ईरान। आंसर क्या होगा? ईरान होगा। और SCO का कौन सा नंबर का ये सदस्य है? 9वां सदस्य। ठीक है, चलते हैं हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो देखिए, यहाँ पर रेल नेटवर्क की बात कर रहा है, 100% विद्युतीकरण की बात कर रहा है। पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा का जो रेल नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अच्छा, जब 100% की बात आती है तो 2-4 क्वेश्चन इससे और जुड़ता है। सबसे पहले क्या आता है? 100% घरों का जो विद्युतीकरण है, मतलब घर घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? ये आपसे अगर पूछ तो याद रखिएगा, ये है हिमाचल। LPG के लिए कौन सा है? हिमाचल है। अच्छा, 100% हर घर जिला वाला जो प्रमाणन जो है प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्रमाण की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रमाणन की बात कर रहे हैं। प्रमाणन हर घर जिला, सॉरी जिला नहीं, हर घर राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा वो राज्य है जिसमें हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारा चीज़ है जिसमें 100% है। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा? 100% विद्युतीकरण रेलवे में, तो आंसर था हरियाणा। 100% घरों के लिए जो विद्युतीकरण था वो था गुजरात।
100% LPG करने वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल। 100% हर घर जल जो आपका सर्टिफिकेट प्राप्त है, प्रमाणन जिसको कहते हैं, वो कौन सा राज्य है? वो है गोवा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होगा। देखिए, इमेज जितना बड़ा होगा, सॉरी, वस्तु जितना बड़ा होगा इमेज उतना ही बड़ा होगा, मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में समानुपाती होगा। तो आंसर डी आपको दिख रहा होगा, है ना, प्रतिबिंब का आकार बाय वस्तु का आकार, ये जो रेशियो है ये हमेशा समानुपाती होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुदैर्घ्य तरंगे संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो देखिए, जो आपको कह रहा है कि इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो है माध्यमों का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब इसका हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, वो आप एक बार देख लेंगे। लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली प्राइमरी कलर के ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये त्रिभुज में एक प्राइमरी कलर हम लोग बनाते थे, उस पे रिलेटेड है। इसमें देखिए प्राइमरी कलर है कौन कौन सा? तो प्राइमरी कलर बेसिकली है लाल, ठीक है, नीला और हरा, ठीक है। इसको ध्यान में कहीं से नोट कर लीजिए आप लोग साथ साथ में, ताकि परमानेंट एक सॉल्यूशन मिल जाए। अब देखिए, लाल और हरा को मिलाने पर हम लोग को मिलता है पीला। क्या मिलेगा भाई? पीला मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपको पूछ रहा है लाल और हरा मिलाने से क्या मिलेगा, तो आंसर तो पीला आ गया आपका। फिर नीला और हरा को मिलाने से क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा श्यान एक कलर आपने पढ़ा होगा, है ना, मोरनी कलर का आता है श्यान, वो है आपका नीला और हरा को मिलाने पर श्यान। और लाल और नीला को हरा मिलाने से क्या होगा? लाल और नीला को मिलाने से क्या होगा? तो इन दोनों को मिलाने से होगा मेजेंटा, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे अगले क्लास में, मेजेंटा। और लाल, नीला और हरा मिला देने पे वाइट मिलेगा। बीच में क्या है? वाइट है आपका, सफ़ेद है। ये वाला जो फिगर है, ये फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। इस फिगर में इन तीनों को भी मिला दीजिए। मेजेंटा, पीला और सियान को मिलाने पे भी सफ़ेद मिलता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा रंग बनेगा? पीला बनेगा। नेक्स्ट, जर्मेनियम क्रिस्टल के आबंध हैं, यानी कि पूछ रहा है कि जर्मेनियम, जिसका कि फॉर्मूला होता है Ga, ये किस तरह का जो है आपका रिलेशन में बॉन्ड बनाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, धात्विक है, आयनिक है, सहसंयोजक है, वॉल्डर वॉल्स है। तो याद रखिएगा, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। और जब भी किसी तत्व के बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन हों तो याद रखिएगा वो कैसा बंधक बनाएगा, तो आपको कार्बन को याद करना है। कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। ना लेता है और ना देता है, वो क्या करता है? कंबाइंड शेयरिंग कर लेता है। तो उसी शेयरिंग को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। ये भी सहसंयोजक बनाता है, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गेंद को निर्वात में, निर्वात का मतलब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निर्वात का मतलब वैक्यूम हो गया, 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो देखिए, निर्वात का मतलब सीधा सीधा इस क्वेश्चन में हो गया कि एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं जो रोकेगा 49 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो आपको बोल रहा है समय t बराबर, देखिए क्या होगा, 49 मीटर, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका स्पीड, और बाय g ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगा। और याद रखिएगा g का वैल्यू कितना है? 9.8, और आपका कितना है? 49 मीटर है। तो इसको पूरा पूरा काटेंगे तो 5 सेकंड टाइम आ जाएगा। कितना? तो 5 सेकंड का समय लगेगा इस बॉल को अपने अधिकतम हाइट तक जाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। कुछ नहीं किया हमने किया इसके स्पीड को g से डिवाइड कर दिया, 9.8 से डिवाइड किया, तो वो क्या आ गया? टाइम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो देखिए, परम शून्य ताप बोलते किसको है? परम शून्य ताप बोलते हैं वो टेम्परेचर जिससे कम क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं। कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी पे जो आपका गॉड पार्टिकल है उसका भी खोज बहुत, मतलब लेस से लेस टेम्परेचर पे जाकर हुआ है गॉड पार्टिकल का खोज। तो आपसे पूछ रहा है अर्धचालक, तो अर्धचालक है कौन सा? तो याद रखिएगा सिलिकॉन अर्धचालक है, ठीक है। और अर्धचालक में जब हम लोग हीट देते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आपको कह रहा है परम शून्य ताप पे जाना है, एकदम माइनस में।
तो उस समय क्या होगा, उस समय अर्धचालक में चालकता जो होगी वो शून्य हो जाएगी, अनंत नहीं होगी। कभी भी डाउट में मत आइएगा, जो आपका अर्धचालक है उसमें आपका चालकता शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरण है। याद रखिएगा कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का धारा है। किसका धारा है? इलेक्ट्रॉन का धारा है कैथोड किरणें, ध्यान में रखेंगे। कैथोड इलेक्ट्रॉन की धाराएं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है। अतिक्रमित का मतलब ओवरलैप करता है। जो पाचन मार्ग है वह मुख गुहा से स्टार्ट होकर पूरे पेट तक जाता है। जो श्वसन मार्ग है तो आपको पता होगा, आप खाते खाते सरक जाते हैं, है ना। जो विंड पाइप है उसमें खाना आ जाता है, तो वहीं पर जाकर जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता है क्या, पाचन मार्ग और श्वसन मार्ग। ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या है, ग्रसनी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। जहाँ लेरिंग्स वगैरह होता है वहीं पे जाके हम लोग सरक जाते हैं कभी कभी, तो पता चलता है कि जो आपका सांस लेने वाला मार्ग है वहाँ पर खाना जाकर अटक गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहा लोह चुंबकीय होता है, यानी कि लोहा के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वो कहाँ तक होता है। ऑप्शन में देखिए, सभी ताप पर, सामान्य ताप पर, 700 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 770 डिग्री सेल्सियस से कम। तो याद रखिएगा, लोहा को अगर 770 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर गर्म कर दें तो आपका लोह चुंबकीय जो गुण होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब लोहा को 770 डिग्री से ज़्यादा पर गर्म कर दें तो उसके पास अगर मैग्नेट ले जाएं तो वो सटेगा नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। तो आंसर होगा कि चुंबकीय कब तक रहता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस से कम पे लोहा के अंदर जो होता है वो चुंबकीय गुण होता है, ध्यान में रखेंगे। किसमें एल्युमिनियम नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, डायोलाइट है, फेल्डस्पार है, फ्लूओस्पार है और माइका है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्लूओस्पार में जो है वो आपका एल्युमिनियम नहीं है। फ्लूओस्पार का जो फार्मूला होता है वो CaF2 होता है। क्या होता है? CaF2 होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कृत्रिम डायलिसिस। जैसे ही वर्ड देखिए डायलिसिस आता है तो हम लोग को किडनी रिलेटेड याद आता है। किससे? किडनी से। डायलिसिस काम करता है, जो काम किडनी करता है। याद रखिएगा, किडनी पूरे दिन भर में 170 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। टोटल 34 टाइम हम लोगों ने एक सेट में डिस्कशन किया था इस पर। तो अभी क्या है, डायलिसिस के बारे में कह रहा है। ऑप्शन में देखिए कहाँ किडनी है, तो किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, तो वृक्क के प्रतिस्थापन से, है ना। किडनी का काम कौन कर लेता है? कृत्रिम डायलिसिस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए हम लोग को पता है कि सूर्य उगते और डूबते समय यहाँ पे होता है, बहुत नीचे 2 मिनट का मार्जिन होता है। जब आप पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। साइंस कह लीजिए, ज्योग्राफी कह लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि सनलाइट टकराने के बाद जो है सघन माध्यम, विरल माध्यम से होते हुए हमारी आंखों पे पड़ता है, तो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने के बाद जो होता है वर्ण विक्षेपन होता है। वर्ण विक्षेपन में जो सूर्य के प्रकाश में 6 डिफरेंट, जो 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग कलर है। बेनिया पिनाला पढ़ा होगा आपने, बैगनी, नीला, है ना, आसमानी, वो वाला। तो उसमें जो होता है सिर्फ लाल जो होता है वो वर्ण विक्षेपित कम होता है, इसलिए लाल होता है, हमारे आंखों तक आ जाता है। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो होता है वो लाल दिखता है। तो याद रखिएगा, लाल का वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है, इसी वजह से वो हम लोगों को सुबह और शाम के समय में जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा नज़र आता है? रेड नज़र आता है। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से एक अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, यानी कि जो आपका ध्वनि तरंग है वो क्या स्थानांतरण करेगी? वो ऊर्जा स्थानांतरण करेगी। एक स्थान से दूसरे जगह का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है? ऊर्जा होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है? ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, आमाशय, पीयूष। आई होप सो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आंसर क्या होगा? लीवर जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। क्या होता है? लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो आमाशय में भोजन के पश्चात जाकर मिलता है आपका क्या? जठर रस। क्या मिलेगा? 66 का आंसर क्या होगा आपका? जठर रस, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। भोजन जैसे गया उसके बाद उसको पचाने के लिए जाएगा जठर रस। अच्छा, जठर रस बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा, दूसरा क्या है? लाइपेज है, और तीसरा है पेप्सिन है। क्या है? पेप्सिन है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? जठर रस। भोजन किए जाने के बाद इसका सेक्रेशन होता है डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, अंडा, मछली का लिवर और दूध इनमें से किसका स्रोत है? तो याद रखिएगा, ये जो ग्रुप बता रहा है ये ग्रुप बेसिकली विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है,
किसका? विटामिन डी का जो है वो सोर्स है आपका मांस, अंडा, मछली और मछली का अंडा, सॉरी यहाँ क्या कह रहा है, मछली का लिवर और दूध। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटीजेंट पाया जाता है? देखिए ओ वाले ग्रुप में ना, जब हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ का, तो इसमें जो होता है वो आपका एंटीजेंट ए बी दोनों, नहीं कोई एंटीजेंट नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है ये किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स एंटीजेंट नहीं है। ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी दोनों को दे सकता है। बात समझ रहे हैं? चलें आगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जिसमें कि सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन, एन कहते हैं। अल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। फिर डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईन। ये आपको ईन दिख रहा होगा, अल्किन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। अल्काइन है ना, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो आइन में क्या होता है? CnH2n-2 हो जाता है। क्या होता है? -2 होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अल्कीन का सामान्य फॉर्मूला क्या है? तो अल्कीन का सामान्य फॉर्मूला है CnH2n। आंसर क्या नज़र आ रहा है? आंसर नज़र आ रहा है हम लोग को सी नंबर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का तल क्या होगा? देखिए जब पानी के गिलास की बात कर रहे हैं, अगर पानी के गिलास को पहले से भर दें हम, ठीक है, और उसके बाद बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे, तो ये कुछ पानी रिप्लेस कर देगा पहले ही। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जो ये ग्लास में हमने पानी की मात्रा को कम रखा है और तब इसमें बर्फ़ डालते हैं। जब बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा के टाइम में ही पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद ही पानी का स्तर में परिवर्तन हो जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्फ़ पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा, तो याद रखिएगा आंसर क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ, देखिए यहाँ पे कह रहा है शून्य वेग का मतलब u यानी प्रारंभिक वेग 0 है, नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पे पहुंचता है तो मीनार से उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। इसी s को आप h भी बोल सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। u क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 हो गया। हाफ a का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है 10 पुट करने के लिए, तो 10 इंटू टाइम का वैल्यू क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 2 से इसको 8 बार में कट कर लीजिए, 8 10 8 80 हो जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा है टोटल लगभग मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 80 मीटर होगी। जब हम किसी सामान को ऊपर से नीचे फेंकें और 4 सेकंड लग जाए तो याद रखिएगा टोटल हाइट मीनार की 80 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, याद रखिएगा धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि धातु के पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराने लग जाते हैं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक, याद रखिएगा यहाँ छत्रक का मतलब क्या कह सकते हैं आप? छत्ता कह सकते हैं। ठीक है, छत्ता कहाँ होता है? याद रखिएगा छत्ता के बारे में बात करें तो वो हम लोग कहते हैं मशरूम को। ठीक है, किसको कहते हैं? मशरूम को कहते हैं। और मशरूम क्या है? याद रखिएगा मशरूम एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है किस चीज़ का? है ना, ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, सॉरी किस में है। तो ऑप्शन है आपका दालों में, मक्खन में, अंकुरित अनाजों में, मछली के तेल में। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि मछली का जो लीवर होता है उसके तेल में क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है, आपसे विटामिन ई के बारे में बोल रहा है, तो ये अंकुरित अनाज में क्या है? विटामिन ई के बारे में बताया गया है कि विटामिन ई का जो रिच सोर्स है वो क्या है? आपका अंकुरित अनाज है। चलें, अंकुरित का मतलब हो गया आपका स्प्राउटेड चना हो गया, मूंग हो गया, इन सब में क्या होता है? विटामिन ई फाइंड आउट होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हम लोग मैथ्स के 2 4 5 क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह है आयत का क्षेत्रफल। देखिए जब आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई को x कंसिडर कर लीजिए, तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12x² इज इक्वल टू 192। देखिए 12 इसको 16 टाइम में कट करेगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब लंबाई 4 चौक 16 और चौड़ाई 4 तिया 12। आपसे कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा? तो 2 × l + b होगा, 16 + 12 28 दूनी क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा इसका आंसर।
देख रहे हैं मेरा रफ्तार। क्वेश्चन पढ़ना है और इस तरह से डील करना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा इतना को भाग देने पर प्राप्त पूर्णतः घन बन जाए। आपसे क्यूब बनाने के लिए कह रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से हो जाएगा 43 20, ठीक है, 2320। फिर 2 से अगर काट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2160। और देखिए 2160 आपको नज़र आ रहा होगा कि 216 जो है वो 6 का क्यू है। तो ऐसा कर लेते हैं, 6 का क्यू अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और 10 के लिए फिर 2 ले लें तो क्या रह जाएगा, 5 बच जाएगा। तो देखिए ये एक क्यूब है, इसको आप हटा लीजिए। फिर 2 2 2 भी एक क्यूब हो जाएगा, हटा लीजिए, बचा क्या, 5। यानी इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड कर लें, 5 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो क्या होगा, ये नंबर पूरा का पूरा एक क्यूब बन जाएगा। अच्छा 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या था, याद रखिएगा, एक 6 का क्यू था, एक 2 का क्यू था। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का क्यू होता है 17 28 होता है। आप बहुत ध्यान से देखिए, 17 28 का 5 गुना है ये। अगर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 17 28 आएगा, जो क्या होगा, 12 का क्यू होगा। तो आंसर क्या होगा, बी 5 होगा। मैथ्स वाले सेगमेंट में आप थोड़ा पेन पेपर के साथ रहिए और थोड़ा धीरे धीरे समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही स्कोर बनाएगा बिहार एसएससी में, मेरा ये मानना है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 216 किसका क्यूब रूट था, 6 का। माइनस है तो -6। और 17 28 किसका था, अभी देखा था 12 का, तो 12 12 6 क्या, 72, वो भी नेगेटिव का। आंसर ए होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस का बहुत कमाल का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या हो रहा है। 2 पे पावर 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और गुना 2 पे पावर n+1। अच्छा बेस सेम रहने पर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। यानी हम इसको लिख सकते थे सीधा सीधा 2 पे पावर 5 और +n, ठीक है, 4 यहाँ 1 यहाँ 5। अगले को लिख सकते थे 2 पे पावर 2 +n, ठीक है। अच्छा +n को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते थे। हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर n, क्योंकि बेस सेम है तभी जाकर ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है। क्योंकि हम लोग को सेम सेम कट करना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अगले को भी लिख सकते हैं, देखिए 2 पे पावर 4 + 2, 2 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर n और माइनस 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 3। 3 कैसे आया, 2 इसका और 1 इसका। अब देखिए 2 पे पावर n को कट कर लीजिए चारों तरफ, क्योंकि चारों से में कट हो गया। अब क्या कर लीजिए आप, अब आप 2 टू द पावर 2 कॉमन ले लीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि ऊपर आया 32, 32 में से 4 गया तो क्या बचा, 28। 2 पे पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, याद कर लीजिएगा। और 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, 64 होता है। 64 माइनस 2 पे पावर 8, यानी कि 2 पे पावर 3 का मतलब 8। 64 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। और अब देखिए 28 दूनी 56, 1/2। आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। इस वीडियो को वापस से आप धीरे धीरे पॉज करके स्लो स्लो करके लिखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा आंसर 1/2 कैसे आया। और बिल्कुल कीजिए, क्योंकि सीखना यहीं से है। 1/2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सर्ट्स एंड इंडिसेस का है, फिर एक कमाल का क्वेश्चन। आपको कह रहा है 5 टू द पावर x - 3, सॉरी 25 है तो 25 को 5 में बदल दीजिए तो 5 पे पावर 2x - 6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। स्क्वायर में ऊपर क्या होगा, पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इधर दिख रहा होगा 25 125 है तो 5 का पावर 3, 3 का मतलब 3 दूनी 6, यानी कि 6x और -9 हो जाएगा। अब बेस से में दोनों को कट कर लीजिए। इस 2x को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी 3 हो जाएगा। कितना, 3, क्योंकि -9 का है, इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, +9 - 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। आंसर क्या है आपका, 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 का 25 है तो 6 का क्या होगा। तो 5 का अगर 25 है स्क्वायर हो रहा है तो 6 का 36 होगा। सीधा सीधा हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे, मेरी बात समझे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 कि यदि नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाता है तो रक्त का कलर क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का कलर लाल है और लाल को क्या कह रहा है, नारंगी कहा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, नारंगी होगा, है ना। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बहुत ईजी है हमारे, एकदम आराम से लेकर चलना है। यहाँ पर क्या होगा, लाल को नारंगी कहते हैं तो खून का कलर क्या होगा, नारंगी होगा। ध्यान में रखेंगे, लाल मत मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खास कोड में, देखिए ये कह रहा है दिस 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 दिस, तो इस कोड भाषा में बुक के लिए क्या है ना, बुक के लिए क्या है। तो देखिए बुक यहाँ भी है,
बुक यहाँ भी है, और कुछ है जो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो देखिए दोनों में डेक कॉमन है। क्या कॉमन है? डेक कॉमन है, ये जो कट किया मैंने। तो बुक के लिए क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? डेक कंसिडर कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा आराम से समझिएगा। रीड माई बुक है ना, नेक पे डेक लिखा हुआ है। अब बुक स्टैंड, तो ये डेक सेक और वेक लिखा हुआ है। तो पूछ रहा बुक का क्या कोड है? तो देखिए इन दोनों में कॉमन है ये डेक, तो आंसर क्या होगा? डेक होगा। नेक्स्ट है, अनिल का कद सनी से लंबा है और सनी का कद बेबी से छोटा है। तो देखिए अनिल का कद जो है वो सनी से लंबा है, तो सनी को नीचे कर देते हैं। और सनी का कद बेबी से छोटा है, मतलब सनी के ऊपर बेबी है, ये तो तय है। ठीक है। अनिल का कद बोस से लंबा है, अनिल अगेन बोस से लंबा है, यहाँ बेबी है, याद रखिएगा बेबी। फिर कह रहा है अनिल का कद जो है वो, अनिल का कद बोस से लंबा है, बोस से। जिसका कद, यहाँ जिसका वर्ड जो है वो बोस के लिए आया है। सनी से छोटा है, सनी से छोटा है मतलब सनी बीच में होगा कहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अनिल आया, सनी आया, SUNNI कर लेते हैं, और बोस आया, ये ध्यान रखें। अब कह रहा है बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, यानी अनिल से नीचे है, फिर बेबी भी अनिल से नीचे है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा? तो याद रखिए हम लोगों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? बोस दिख रहा है। क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे छोटा कौन है, और जब आप इसका सेटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे ऊपर से नीचे, तो आंसर क्रम क्या आ जाएगा? बोस सबसे छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोस सबसे छोटा आ जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड से है ना, 27वें स्थान में है। कौन से पोजीशन में है? 27 पोजीशन में है। और पलक जो होता है, पलक है वो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पे है। तो देखिए 74 का एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, है ना। 74 का एक लाइन बना लेते हैं। और लाइन में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि श्वेता बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से 27वें पोजीशन में, यहाँ पर कौन सा है? श्वेता है। ठीक है। और पलक जो होता है श्वेता के दाएं 7वें पोजीशन में है, यानी यहाँ पे 7वां मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गिन लेते हैं। 27 है तो 28 29 30 31 32 33 34 34 पोजीशन में होगा। और 27 और प्लस 7 भी जोड़ेंगे तो भी 34 पोजीशन होगा। पलक है। तो आपसे पूछ रहा है पलक का स्थान पंक्ति में दाएं ओर से कौन सा नंबर होगा, मतलब इधर से आपसे पूछ रहा है कौन से पोजीशन में होगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि सिचुएशन में हमेशा एक ज़्यादा हो जाता है। आपको टोटल 74 बोल रहा है, तो 34 और 74 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 34 74 को घटा जाएंगे तो आ जाएगा 40। और हम लोग को एक बढ़ा कर लिखना है, तो याद रखिए इधर से काउंट करेंगे तो हमारा 40 में एक जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा? 41। यानी टोटल अगर राइट साइड से बात करें तो पलक का पोजीशन क्या होगा? 41 नंबर होगा, क्योंकि 41 प्लस 34 ऐड करेंगे तो 75, उसमें से एक घटाएंगे तो 74। एक घटाने वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो आप सभी को अच्छे से आता होगा। क्लियर? चलें आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 41 होगा। तो आई होप सो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग बना रहे होंगे, और बनाइए, और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो वो सीखिए कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।